हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस सी एनम 2024 के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो हमारा मिडवाइफरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लेक्चर नंबर 14। बहुत ही शानदार तरीके से मिडवाइफरी को आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार दुलार दिया है, तो इस सेशन को फिर एक बार फिर लेकर हाजिर हैं। इसको भी जैसे पिछले वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा देखा है, इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो मिडवाइफरी, इसमें हम 30 MCQ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो 30 में से आपके कितने सही होते हैं लास्ट में हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो देखिए, कह रहा है गर्भावस्था के दौरान नाल का सामान्य रूप से जुड़ा न होना क्या कहलाता है। गर्भावस्था के दौरान नाल क्या हो, सही प्रकार से न जुड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे, प्लेसेंटा अब्रप्शन या एक्टोपिक प्रेगनेंसी या प्लेसेंटा प्रीविया या सर्पेटाइन प्रेगनेंसी। तो कहते क्या हैं, इसे हम कहते हैं प्लेसेंटा अब्रप्शन। तो ये क्या होगा, नाल अच्छी तरह से क्या होगा, गर्भावस्था के दौरान नाल का समान रूप से न जुड़ा होना क्या कहलाता है, प्लेसेंटा अब्रप्शन। नेक्स्ट कह रहा है गर्भवती महिलाओं में रक्त की कमी का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है। गर्भवती महिलाओं में जो रक्त की कमी का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है। आयरन की कमी से एनीमिया, विटामिन B12 की कमी से एनीमिया या फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया या मैग्नीशियम की कमी से एनीमिया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, किसकी कमी से एनीमिया होता है, आयरन की कमी से एनीमिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन दिखा रहा है प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का प्राथमिक लक्षण क्या है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। रक्तस्राव होगा कि तरल पदार्थ का रिसाव होगा कि तेज दर्द होगा कि हार्ट रेट का बढ़ना होगा। तो इसका आंसर आज कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो तीसरे का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर बी, तरल पदार्थ का रिसाव। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा ब्रेगमा नवजात के शरीर में कहाँ स्थित होता है, सिर पर, हाथ पर, पैर पर, पीठ पर। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से दीजिए। ब्रेगमा नवजात के शरीर में कहाँ पर स्थित होता है। तो ब्रेगमा कहाँ स्थित होता है, तो ब्रेगमा कहाँ स्थित होता है, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिर पर। नेक्स्ट कह रहा है गर्भावस्था में सिम्फाइसिस फंडल हाइट किसके द्वारा मापी जाती है। भ्रूण की हृदय दर, भ्रूण की स्थिति, भ्रूण की आयु, भ्रूण का वजन। तो इसका राइट आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। गर्भावस्था में सिम्फाइसिस फंडल हाइट किसके लिए मापी जाती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, भ्रूण की आयु। नेक्स्ट कर नवजात में सांस रुकने की स्थिति को क्या कहते हैं। नवजात शिशु में क्या हो, यदि सांस रुक जाए तो उसे क्या कहेंगे, एपनिया, डिस्प्रिया, ब्रेडीप्रिया, टैचिप्रिया। तो इसे क्या कहते हैं। नवजात में क्या हो, सांस रुकने को हम कहेंगे क्या, एपनिया, ऑप्शन नंबर ए। तो नवजात में सांस रुकने की स्थिति को क्या कहते हैं, एपनिया कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है गर्भावस्था के दौरान ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है। तो गर्भावस्था के दौरान ब्लड प्रेशर को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है। मैग्नीशियम सल्फेट, एटेनोलोल, मीजोप्रोस्टोल, मेथिल डोपा। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो हमारा कह रहा है गर्भावस्था के दौरान ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेथिल डोपा, मेथिल डोपा, मेथिल डोपा। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल, मेथिल डोपा, मेथिल डोपा। नेक्स्ट कह रहा है गर्भावस्था में डोमिनेंट फोलिकल किस हार्मोन के द्वारा विकसित होता है। तो गर्भावस्था में क्या है, डोमिनेंट फोलिकल किस हार्मोन के द्वारा विकसित होता है। HCG, प्रोजेस्टेरोन, FSH, LH। तो किसके द्वारा, गर्भावस्था में डोमिनेंट फोलिकल किस हार्मोन के द्वारा विकसित होता है। डोमिनेंट फोलिकल, डोमिनेंट फोलिकल किस हार्मोन के द्वारा होता है, FSH, FSH, FSH। तो हमारा ऑप्शन नंबर रहेगा क्या, सी, क्या रहेगा, किस हार्मोन के द्वारा, FSH, हमारा क्या होगा, FSH। नेक्स्ट कर नवजात में जन्मजात हृदय रोग की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। कोई नवजात है, उसमें जन्मजात हृदय की जांच के लिए किस परीक्षण
का उपयोग किया था या कौन सा परीक्षण किया था? पल्स ऑक्सीमेट्री, सीबीसी, इकोकार्डियोग्राफी, एक्स रे। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? जन्मजात हृदय रोग की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? जन्मजात कोई हृदय रोग है तो उसके लिए कौन सा पल्स ऑक्सीमेट्री का यूज किया जाता है? हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9वें का। तो बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन कर, गर्भावस्था में असामान्य रक्तस्राव का सबसे आम कारण क्या है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा अब्रप्शन और सभी। कह रहा गर्भावस्था में असामान्य रक्तस्राव का सबसे आम कारण क्या होगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी होगा, प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा अब्रप्शन में क्या नाल का जुड़ा न होना, गर्भावस्था में नाल का जुड़ा ना होना क्या प्लेसेंटा अब्रप्शन होता है ना, पहले क्वेश्चन पढ़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? हमारा सभी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? डी। तो 10वें का हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है नवजात में सबसे सामान्य मृत्यु दर का कारण कौन सा है? संक्रमण, प्रीमेच्योरिटी, हाइपोक्सिया, पीलिया। तो कह रहा है नवजात में सामान्य मृत्यु दर, तो सामान्य मृत्यु दर का कारण हो सकता है क्या? प्री मेच्योरिटी, मतलब क्या मेच्योर नहीं होगा तो क्या होगा? मृत्यु दर का कारण हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है गर्भावस्था में गर्भाशय ग्रीवा की अपरिपक्वता का निदान किस परीक्षण से किया जाता है? बिशप स्कोर, नॉन स्ट्रेच टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एम्ब्रियोसेंटेसिस। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्भावस्था में गर्भाशय ग्रीवा की अपरिपक्वता का निदान कैसे किया जाता है? किस परीक्षण द्वारा किया जाता है? तो हमारा 12वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिशप स्कोर। बिशप स्कोर तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा गर्भावस्था के दौरान पैरों में सूजन का मुख्य कारण क्या है? रक्त प्रवाह में बाधा, पानी का जमाव, हार्मोनल परिवर्तन, उपरोक्त सभी। तो कह रहा गर्भावस्था के दौरान पैरों में सूजन का मुख्य कारण क्या है? तो 13वां का क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? रक्त प्रवाह में बाधा, पानी का जमाव, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो गर्भावस्था में क्या पैरों में सूजन का मुख्य कारण क्या है? रक्त प्रवाह में बाधा, पानी का जमाव और हार्मोनल परिवर्तन के कारण क्या होता है? पैर फूल जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट तो देखिए 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा एक्टोपिक प्रेगनेंसी की सबसे सामान्य जगह कौन सी होती है? ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, गर्भाशय ग्रीवा, पेट की गुहा। तो हमारा इसका राइट आंसर 14वें का क्या हो जाएगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी की सबसे सामान्य जगह कौन सी होती है? फेलोपियन ट्यूब, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको 14 क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो नेक्स्ट कह रहा है मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? प्री एक्लेम्सिया या पोस्ट पार्टम रक्तस्राव, संक्रमण, भ्रूण की असामान्यता। तो कह रहा क्या मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? प्री एक्लेम्सिया की स्थिति में क्या किया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट का यूज किया जाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन कह रहा है गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की धड़कन पहली बार कब सुनी जा सकती है? गर्भावस्था के दौरान जो भ्रूण है उसकी धड़कन पहली बार कब सुनी जा सकती है? 4 सप्ताह, 8 सप्ताह, 12 सप्ताह, 16 सप्ताह। तो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की धड़कन पहली बार कब सुनी जा सकती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8 वीक, यानी 8 सप्ताह। नेक्स्ट कह रहा है नवजात के लिए कंगारू मदर केयर किस स्थिति में उपयोगी है? प्रीमेच्योर नवजात, संक्रमण, कम वजन वाले नवजात। तो हमारा 17वें का क्या आ जाएगा? ए। ऑप्शन क्या आएंगे? तीनों, ए बी सी, यानी सभी। सभी नहीं, ऑप्शन ए और सी दोनों। जब क्या हो संक्रमण रहेगा तो क्या कंगारू मदर केयर करने की जरूरत नहीं है। संक्रमण से थोड़ा कंगारू मदर केयर बढ़ाएगा। क्या प्रीमेच्योर नवजात है या कम वजन वाले नवजात को क्या किया जाता है? कंगारू मदर केयर दिया जाता है। आप लोग सोचेंगे तीनों होगा, नहीं, ये क्या होगा? ये वाला नहीं होगा। तो हमारा पहला और क्या है? तीसरा ऑप्शन सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट कह रहा गर्भवती महिला में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए? 8 से 10 ग्राम DL प्रति DL, 10 से 12 ग्राम प्रति DL, या 12 से 14 ग्राम प्रति DL, या 14 से 16 ग्राम प्रति DL। तो हमारा 18वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्भवती महिला में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए? 10 से 12 ग्राम प्रति DL, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा नवजात में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब होता है? जन्म के पहले दिन, जन्म के 2 से 3 दिन बाद, जन्म के 7 दिन बाद, जन्म के 15 दिन बाद। तो हमारा 19वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जन्म में
फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब होता है? तो जन्म के 2-3 दिन बाद। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है गर्भावस्था के दौरान स्ट्रेच मार्क्स क्यों बनते हैं? त्वचा में खिंचाव, हार्मोनल परिवर्तन, भ्रूण का बढ़ना, उपरोक्त सभी। तो हमारा 20वीं का राइट आंसर गर्भावस्था के दौरान स्ट्रेच मार्क्स क्यों बनते हैं? तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। त्वचा में खिंचाव के कारण, हार्मोनल परिवर्तन, भ्रूण का बढ़ना, इन सब के कारण क्या होता है? स्ट्रेच मार्क बनते हैं। नेक्स्ट, कह रहा प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का निदान किस परीक्षण से किया जाता है? नाइट्रोजन टेस्ट, एम्ब्रियोसेंटेसिस, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट। तो हमारा इसका राइट आंसर प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का निदान किस परीक्षण से किया जाता है? तो हमारा 21 का हो जाएगा नाइट्रोजन टेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा नवजात में सुडन इन्फेक्ट डेथ सिंड्रोम का मुख्य कारण क्या हो सकता है? नवजात में सुडन इन्फेक्ट डेथ सिंड्रोम का मुख्य कारण क्या हो सकता है? गलत नींद की स्थिति, संक्रमण, पोषण की कमी, ऑक्सीजन की कमी। तो हमारा राइट आंसर 22वें का क्या हो जाएगा? गलत नींद की स्थिति, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या है? सुडन इन्फेक्ट डेथ सिंड्रोम SIDS का मुख्य कारण क्या है? गलत नींद की स्थिति। नेक्स्ट, कह रहा प्री एक्लेम्सिया की सबसे सामान्य जटिलता कौन सी होती है? हेमरेज, एक्लेम्सिया, भ्रूण की मृत्यु या संक्रमण। तो कह रहा प्री एक्लेम्सिया की सबसे सामान्य जटिलता कौन सी होती है? प्री एक्लेम्सिया की सबसे सामान्य जटिलता क्या होती है? एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया की सामान्य जटिलता क्या? एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया। नेक्स्ट, प्री है तो क्या? एक्लेम्सिया हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा गर्भवती महिला में उल्टी रोकने के लिए कौन सी दवा उपयोगी है? ओडेसिट्रान, डामपरिडोन, मेटोक्लोप्रामाइड या सभी। तो हमारा यहाँ पर क्या है? गर्भवती महिला में उल्टी रोकने के लिए ये तीनों दवाएं क्या कहते दी जा सकती हैं? पहला क्या है? ओडेसिट्रान, डामपरिडोन, मेटोक्लोप्रामाइड, मेटोक्लोप्रामाइड, डामपरिडोन, ओडेसिट्रान। ये तीनों याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो समझिए क्या आपके एग्जाम के के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों दवाएं याद रहेंगी, क्या होगा? कोई भी दवा एक दे देगा, पूछ सकता है। तो करा अगला क्वेश्चन कि गर्भावस्था में सबसे आम संक्रमण कौन सा है? UTI, RTI, HIV, वायरल बुखार। तो गर्भावस्था में सबसे आम संक्रमण कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा UTI, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कह रहा है नवजात में पीलिया के दौरान कौन सा उपचार किया जाता है? एंटीबायोटिक्स, फोटोथेरेपी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नवजात में पीलिया के दौरान कौन सा उपचार किया जाता है? तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी। नेक्स्ट, कह रहा है गर्भवती महिला में हार्मोनल परिवर्तन के कारण कौन सी त्वचा समस्या होती है? गर्भवती महिला में हार्मोनल परिवर्तन के कारण कौन सी त्वचा समस्या होती है? कौन सी होती है? मेलास्मा, एक्ने, स्ट्रेच मार्क्स, उपरोक्त सभी। तो हमारा 27वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा हमारा गर्भवती महिला में हार्मोनल परिवर्तन के कारण कौन सी त्वचा समस्या होती है? तो मेलास्मा, एक्ने, स्ट्रेच मार्क्स, यानी उपरोक्त सभी, यानी तीनों समस्या हो सकती है। तो बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है गर्भावस्था में कौन सा टीका लगाया जाता है? BCG, TT, हेपेटाइटिस B, HPV। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, TT। तो 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 29, 30। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड की खुराक का मुख्य उद्देश्य क्या है? हीमोग्लोबिन बढ़ाना, न्यूरल ट्यूब दोष रोकना, संक्रमण से बचाव, पाचन सुधारना। तो हमारा 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड का खुराक का मुख्य उद्देश्य क्या है? न्यूरल ट्यूब दोष को क्या करना? रोकने के लिए क्या कहता है? गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड की खुराक दी जाती है, न्यूरल ट्यूब दोष को रोकना। नेक्स्ट और लास्ट, कह रहा नवजात के लिए पहला टीका कौन सा होता है? BCG, हेपेटाइटिस B, पोलियो, मीजल्स। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा? BCG।
तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो नवजात के लिए पहला टीका कौन सा है, BCG। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये 30 क्वेश्चन आपको क्या होंगे, अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 क्वेश्चन में आपके कितने सही थे कमेंट में ज़रूर बताइए। आप लोग कमेंट में बताते नहीं हैं, 1-2 लोग बताएंगे, 1000 लोग देखेंगे तो क्या 1-2 लोग बताएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया और आपने कितना क्वेश्चन सही किया। 10 ही सही हो रहा है, 10 ही लिखिए, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी तो क्या होंगे, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। तो प्रैक्टिस, एक बार में गलत हुआ दोबारा वीडियो को देखिए, दोबारा देखिए कितने सही हो रहे हैं। तो आपको क्या होगा, एक वीडियो को कम से कम 2 बार देखते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन क्या आ जाएंगे। इस प्रकार दिन भर में 20 मिनट का वीडियो आपको मिलता है, 20 मिनट क्या करें, 2 बार देखते हैं तो 40 मिनट होगा, यानी 40 मिनट में आपको क्या 60 क्वेश्चन आप रिवाइज कर सकते हैं। 40 मिनट में 60 क्वेश्चन पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। यदि एक दिन में आप 60 क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एक महीने में 1800 क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं एकदम आसानी से। तो क्या कीजिए, आप कोई सेशन अच्छा लगा हो तो क्या कीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक शेयर का पैसा नहीं लगता है। तो लाइक शेयर करने में आपका क्या, और यदि आप चैनल पर पहली बार किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको क्या हमारी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं पसंद आ रही हैं तो मत सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।